साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश के फलित ज्योतिष पाठ संख्या 87 नाभस योगों के परिचय में आप सभी का स्वागत है। आप जो है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा के बारे में आपने जाना। आज अब उससे आगे बढ़ के हम इसमें योग पे अब आ गए हैं कि बहुत से योग ऐसे होते हैं कि जो आसानी से आपको समझ में आने वाले योग हैं। योग तो बहुत है, करीब 4000 योग हैं कुंडली में, लेकिन 4000 योगों में जो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे तो उनकी चर्चा करते हैं। ये नाभस योग का परिचय बात चल रही है। नाभस योग क्या है? नाभस या आकाशीय विशेष ऐसे योग जिसके विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और ये 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित हैं। 32 प्रकार के योग होते हैं जो पराशर ऋषि द्वारा जो है इसको उल्लिखित किया गया है। इसमें 4 जो श्रेणियां इसकी बांटी गई हैं, 4 श्रेणियां। पहली आश्रय श्रेणी, दूसरी दल श्रेणी, तीसरी आकृत श्रेणी और चौथी सांख्य के है। और उसी से आधार पर तो बड़े आसानी से समझ में आते हैं। तो आज चूँकि परिचय है तो एक चीज़ का हम ये जो है आपको 32 योगों का परिचय करा देते हैं। अगले वीडियो में फिर एक योग को कैसे ये बनता है, क्या होता है, उसकी है। आज साधारण ढंग से परिचय करा के पूरे योगों को जानकारी कराएंगे। तो पहला आश्रय योग। आश्रय योग में 3 योग आते हैं, रज्जु, मूसल और नल। आश्रय योग में 3 योग आते हैं, रज्जु, मूसल, नल। ये 3 आश्रय के योग हैं। और दल योग में 2 योग होते हैं, माला और सर्प योग। और तीसरा आकृत योग होता है। आकृत योग में 20 योग होते हैं और सांख्य योग में 7 योग होते हैं। तो इस प्रकार कुल ये जो है 32 योग हुए। तो रज्जु, मूसल, नल, तो ये रज्जु, मूसल, नल ये जो है 4 स्थिर, जो चारों स्थिर राशियां होती हैं, डिटेल में बात होगी, लेकिन चारों स्थिर राशियां होती हैं। 1, 4, 7, 10 जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 1, 4, 7, 10 में ये 4 राशि में जो है 4 राशि होती है। 1, 4, 7, 10 मेष, कर्क और तुला और मकर, ये 4 राशियां होती हैं। उसमें रज्जु नामक योग बनता है। और स्थिर राशियां 2, 5, 8, 11 दूसरी राशि, 5वीं राशि, 8वीं राशि और 11वीं राशि में ये जो है मूसल नामक योग बनता है। और द्विस्वभाव राशि जो है 3, 7, 9, 12 तीसरी राशि मिथुन और तीसरी और 8वीं राशि जो है वृश्चिक, 9वीं मूसल द्विस्वभाव राशियां। तो 9वीं राशि धनु और 12वीं राशि मीन जो है, इसमें द्विस्वभाव में ये नल योग का निर्माण होता है। अब क्या होता है योग, योग से क्या फल मिलते हैं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। माला योग की बात कर लें। माला योग केंद्र भाव में लग्न को छोड़ के तीनों भाव में, कल वो हम आपको पत्रिका के माध्यम से भी अवगत कराएंगे। तो केंद्र को छोड़ के तीनों भाव में अगर शुभ ग्रह हो जाते हैं तो ही माला योग होता है। और 3 भाव में, 3 केंद्र भाव में अशुभ योग हो जाते हैं तो वो जो है आपका सर्प योग के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद आगे आ जाता है आकृत योग। आकृत योग 20 हैं। तो 20 में पहला गदा नामक योग होता है, तो दूसरा जो है सकट नामक योग होता है, तो तीसरा सिंगाटक, चौथा विहंगम पक्षी, 5वां हल, 6ठा ब्रज, 7वां यव, 8वां कमल, 9वां वापी, 10वां यूप, 11वां सर्प, 12 शक्ति और 13 दंड और 14 नौका, 15 कूट, 16 छत्र, 17 चाप धनुष, 18 अर्धचंद्र और 19 चक्र, 20 समुद्र। इसी प्रकार संख्या योग में बालकी, दाम, पास, केदार, शूल, युग और गोल ये आपके होते हैं। अब गदा की बात करते हैं तो गदा योग क्या होता है? आकृत योग में ही 2 समूह विभाजित किया गया है आकृत योग को। एक तो जो होता है कोणीय समूह, दूसरा आर्क समूह। तो कोणीय समूह क्या होता है? कोणीय समूह जो कोण में, त्रिकोण जो बनता है कुंडली में, उस त्रिकोण में जो योग होते हैं उन्हें जो है कोणीय समूह कहा जाता है। तो केंद्र स्वभाव, गैर केंद्र स्वभाव और त्रिकोण स्वभाव, ये 6 इसमें योग जो आते हैं। तो उसमें आता है गदा योग आ जाता है। तो गदा योग में जो है ये केंद्र 1 से लेकर 4 तक के अंदर जो भी ग्रह होंगे, मतलब लग्न से लेकर 4थी राशि तक जब सारे ग्रह हो जाते हैं तो गदा योग हो जाता है। शंख योग हो जाता है 1 से लेकर 7वें तक जब कोई ग्रह हो जाते हैं तो वो जो है शंख योग होता है। और विभुका योग इसी गदा योग में बनता है। गदा योग में 1 से 4 तक के अंदर में जो बनते हैं
तो संख्य योग, विभुका योग और ध्वज योग, 3 योग इसमें निर्माण होता है। तो 1 से 7 तक संख्य योग, 7 से 10 तक विभुका योग और 10 से 1 तक जो है ध्वज योग का निर्माण होता है। तो एक ये जान लीजिए। उसके बाद आपका सकट नामक योग का निर्माण होता है। सकट नामक योग जो होता है त्रिकोण स्वभाव प्रगट सिंगाटक योग 1-5-9 में, जैसे सिंगाटक योग है, सिंगाटक 1-5-9 में। सकट जो है जब विपरीत स्थिति इनकी बनती है, ये जो त्रिकोण में होते हैं योग, इनकी विपरीत स्थिति बनती है, जब इसमें पाप ग्रह ज़्यादा हो जाते हैं तो सकट नामक योग का निर्माण होता है। यहाँ सिंगाटक योग पर्वत होता है। सिंगाटक योग 1-5-9 त्रिकोण जो होता है, पहला भाव, 5वां भाव जो है और 9वां भाव, इसमें सारे ग्रह हो जाते हैं तो सिंगाटक पर्वत नामक योग बनता है। और विहंगम पक्षी, पक्षी से आपको सुधर दिखाई दे रहा है कि विहंगम पक्षी जो दोनों तरफ जब चौथे और 7वें भाव में सारे ग्रह हो जाते हैं तो पक्षी नामक योग बनता है। हल नामक योग, हल योग का जो है दूसरे, छठे, 10वें भौतिक गतिविधियां जहाँ से देखी जाती हैं। दूसरा जो है भौतिक गतिविधियां जो है केंद्र जो आकृति यह है कि दूसरे में, छठे में और 10वें में, तो भौतिक गतिविधियों को जो है हम दूसरे, छठे, 10वें से ही देखते हैं। दूसरे से धन को देखा जाता है, छठवें से शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा को देखा जाता है और 10वें से कर्म को देखा जाता है। तो ये तीनों में सारे ग्रह जब हो जाते हैं तो हमारा जो है क्या हो जाता है कि वो हल नामक योग होता है। उसी के प्रकार इसमें हल नामक योग में 3 तरीके के योग बनते हैं। एक तो 2, 6, 10 में हो जाएगा, एक त्रिकोण बनता है उसमें हो जाता है तो ये भौतिक गतिविधियों से संबंधित योग बनता है। दूसरा हल नामक योग बनता है 3, 7, 11 काम त्रिकोण और कामुकता का योग बनता है जो 3, 7, 11 में होता है। तीसरा हमारे पराक्रम का भाव होता है। 7वां हमारे जो है शादी ब्याह का और का भाव होता है और 11वां भाव आय का भाव होता है। तो इन तीनों भावों में जब योग होता है तो कामुकता का योग बनता है। और 4, 8, 12 मोक्ष का योग बनता है। तो 4, 8, 12 मोक्ष का योग होता है कि चौथा सुख का भाव है, 8वां आयु का भाव है, 12वां मोक्ष का भाव है। तो ये जो हल नामक योग बनता है ये 3 तरीके से बनते हैं। 3 जगह ये होगा और इनकी अलग अलग चर्चा हम करी जाएगी। अब हल के बाद ब्रज जो आता है, ब्रज जो है 1-7 में शुभ ग्रह हो तो ब्रज नामक योग बनेगा और 4-10 में पाप ग्रह हो। 1-7 जो लग्न से पहला और 7वां भाव में सारे ग्रह हो जाते हैं कि लग्न में ऊपर हो जाए, उसके नीचे विपरीत हो जाए और शुभ ग्रह हो तो ब्रज नामक बनेगा। और इसी में अगर विपरीत जो है 7 और 10 में, 7-10 में पाप ग्रह बैठ जाए, उल्टा हो जाए वही, तो दोनों तरीके से ब्रज नामक योग बनेगा। और यव नामक योग 1-7 में ये 7-10 में पाप ग्रह बैठ जाए और उसके बाद उसी का उल्टा जब हो जाता है 7-10 में पाप ग्रह बैठ जाए, शुभ ग्रह बैठ जाए और 1-7 में जो है 7-10 में शुभ ग्रह, 1-7 में पाप ग्रह और 4-10 में शुभ ग्रह बैठ जाए तो वो जो है आपका जो है यव नामक योग का निर्माण करता है। कमल नामक योग, कमल चारों केंद्र में अगर सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो उसे कमल नामक योग कहते हैं कि चारों मतलब पहले में, चौथे में, 7वें में, 10वें में, चारों भाव में अगर कोई सारे योग बैठ जाए तो कमल नामक योग होता है। पापी योग सभी ग्रह केंद्र से अलग बैठ जाए, केंद्र को छोड़ के केंद्र में कोई ग्रह ना हो 1, 4, 7, 10 में, सभी जो है दूसरे में, तीसरे में, 5वें में, 6ठे में, 8वें में और 9वें में और 11वें और 12वें में यदि सारे ग्रह बैठ जाए तो पापी नामक योग बनता है। और योग जो है लग्न से 4 स्थानों में, कि लग्न से 4 स्थानों में जो सारे ग्रह बैठ जाते हैं कि पहले लग्न से 1 से शुरू करिए तो पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, 4 भाव में सारे ग्रह बैठ जाए तो वो जो है हमारा जो है यूप नामक योग होता है। और सर नामक चौथे भाव से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जब अलग अलग बताएंगे तो और क्लियर करेंगे कि चौथे भाव से आज हम परिचय दे रहे हैं केवल। तो सर जो है चौथे भाव से लेके 7वें भाव तक, तो 4, 5, 6, 7 ये 7 भावों में, 4 भावों में जब तो होता है सर नामक योग। शक्ति जो है 7वें भाव से, उसी के आगे ही अब देखिए यूप जो है 1 से 4 तक बन रहा है, 4 से 7 तक जो है सर बन रहा है और 7 से 10 तक जो है शक्ति नामक योग और 7 और 10 से और जो 7 से 4 तक शक्ति नामक योग और 10 से 4 तक, 10 से लग्न तक 1 तक, 10 से लग्न तक 1 तक जो है ये कौन सा होता है कि दंड नामक योग का निर्माण होता है। अब इसके बाद आपका नौका है। नौका 1 से 7 स्थान में सारे ग्रह आ जाएं, लग्न से लेके
7वें स्थान तक सारे ग्रह आ जाते हैं तो नौका नामक योग बनता है कि एक नाव की तरह दिखाई देगा। और कूट नामक योग 4 से 7 स्थानों में सारे योग हो जाए, चौथे भाव से लेकर 7वें स्थानों में, नीचे के ऊपर छोड़ के नीचे के चौथे से लेकर 7वें स्थान तक सारे ग्रह आ जाते हैं नीचे, तो ये कूट नामक योग होता है। और 7 से 7 स्थानों तक, 7वें भाव से 7वें स्थान तक, 7 स्थानों तक जो है वहाँ से हमें 7वें भाव से लेकर लग्न तक आ जाएंगे तो सारे ग्रह आ जाते हैं, तो छत्र नामक योग बनता है। और चाप नामक धनुष जो है ये 10वें स्थान से लेकर 7वें स्थान तक, तो 10 से लेकर 7 तक सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो हमारा जो है चाप नामक योग होता है। अब अर्धचंद्र की बात आती है तो अर्धचंद्र जो है नीचे से जो है जब ग्रहों का जो है अर्धचंद्र गैर केंद्र भाव में शुरू होकर लगातार 7 घरों में रहे। गैर केंद्र घर दूसरे भाव से होता है, दूसरा गैर केंद्र जो है 1 4 7 10 भाव होता है। और गैर केंद्र भाव कौन से हैं? दूसरा है, तीसरा है, 5वां है, 5वां है, 6ठा है और 8वां है, 9वां है और उधर 11 और 12 है। इन गैर केंद्रों में अगर सारे ग्रह शुरू होकर लगातार 7 घरों में, यानी मान लीजिए आप शुरू होते हैं कि दूसरे शुरू होता है, दूसरे में, तीसरे में, फिर 5वें में, फिर 6ठे में, तो 4 घर हो गए, फिर 8वें में 5 घर, 9वें में 6 घर और 7वें में 11वें घर, इसमें सारे ग्रह आ जाएं तो अर्धचंद्र हो जाता है, वो आधा चंद्रमा के समान होता है। और उसके बाद अर्धचंद्र के बाद आपका अर्धचंद्र की बात हो गई। अब समुद्र की बात, अर्धचंद्र कहाँ गया? अर्धचंद्र चक्र की बात। चक्र जो है, चक्र लग्न से शुरू होकर विषम राशियों में, लग्न से शुरू होता है और विषम राशि में एक एक राशि छोड़ते हुए, जैसे विषम राशियां कौन कौन सी हुई? 1 3 5 7 9 11 में अगर सारे ग्रह हों, ये भाव में 1 5 9 7 इस राशियों में अगर सारे ग्रह शुरू होकर विषम राशियों में सारे ग्रह हो जाएं तो चक्र नामक योग बनता है। चक्र की तरह दिखाई भी देता है कि घर छोड़ के बनता है। और समुद्र नामक योग दूसरे घर से शुरू होकर 6 घर में सब भाव हो जाए, दूसरे भाव से शुरू होकर, धन भाव से शुरू होकर 6 घरों में सारे भाव हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा समुद्र नामक योग का निर्माण होता है। तो ये 20 योग आकृति योग के 20 योग हुए। अब संख्या योग, तो संख्या पर निर्धारित है, तो ये तो बहुत ही आसान है, आप इसको समझिए। अगर इसको आप ले लीजिए कि 7 राशि में लगातार 7 राशियों में क्या हो? सारे ग्रह हों तो बल्कि बीड़ा नामक योग का निर्माण होता है। लगातार 6 राशियों में सारे ग्रह हों तो दाम नामक योग का निर्माण होगा। लगातार 5 राशियों में सारे ग्रह हों तो पास नामक निर्माण होगा। लगातार 4 राशियों में हो तो केदार नामक योग का निर्माण होगा। लगातार 3 राशियों में हो तो शूल नामक निर्माण होगा। और लगातार 2 राशियों में अगर सारे ग्रह हों तो युग नामक योग का निर्माण होता है। और सभी ग्रह एक राशि में यदि इकट्ठा हो जाए तो उसी को गोल योग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये 32 हमारे नाभस योग हैं। और 32 योगों को आप समझ लेंगे, योग तो बहुत से हैं, योग तो 4000 योगों को जो है इसमें परिभाषित किया गया है, तो 4000, लेकिन मुख्य मुख्य योग हैं। और इस योगों को इतना अगर आप जान लिए तो बहुत ज़्यादा जान लेंगे। और 32 को याद करना बहुत आसान होगा। जो अगले वीडियो में हम आपको एक एक योग जब लेके चलेंगे तो आप आसानी से याद होता चलेगा और इसे कभी नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि ये पहला जो है आश्रय है कि राशियों के आश्रय पे होता है, दूसरा जो है ये दल के रूप में होते हैं, तीसरा आकृतियों की है कि उनकी आकृति बनती है, उस आकृति से ही निर्धारण होता है, और चौथा जो है संख्या के रूप में जो है निर्धारित होता है। तो संख्या से हम जानते हैं। तो इस प्रकार ये 32 योगों को हम कल से जो है 2-4 पाठ में जो है 32 योगों को हम पूरा करेंगे, एक एक चीज़ को अलग अलग, और फिर उनके क्या परिणाम होते हैं कि रज्जु योग है, रज्जु योग का निर्माण किस तरीके से होता है, पत्रिका के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रज्जु योग होने से क्या फल का परिणाम मिलता है। फलित ज्योतिष में आप चल रहे हैं तो फलित ज्योतिष में आपको परिणाम जानने की चिंता होगी कि हम किसी चीज़ को जान जाए तो कैसे हम जानें कि हमारी उसमें कौन से जो है योग बन रहा है, उसका हमको क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा। फल आप लोग जल्दी से अब समझना शुरू करेंगे। बाकी चीज़ें आप पीछे समझ चुके हैं। योग पे आपको जो है 2-4-5-10 चैप्टर जो भी आएंगे उन्हें आप ध्यान से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, और इसको आप निरंतर जो है क्रम वाइज अगर पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा। इसे सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए आदि, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिले, और आइकन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आने वाले नए वीडियो आपको सीधे मिलते रहें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।